अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। इसमें हमने पढ़ना है इसकी वेव्स की तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में: रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज़ में जिक्र करना है ना, हमने इसमें वेव के बिहेव का जिक्र करना है कि वेव किस टाइम क्या बिहेव करती है। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेव का बिहेवियर क्या होता है, वेव में चेंजेस क्या आती हैं। आज के टॉपिक में हम इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। क्या वेव का रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने लगती है तो वहाँ पे बैरियर से टकराती है, उसके सरफेस से टकराती है ना, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है रिफ्लेक्ट कर देती है। वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर होने लगती है तो उसके बैरियर से टकरा के वेव वापस सेम मीडियम में आ जाती है। ऐसे फिनोमिना को, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। सिंपल डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू द सेम मीडियम। मीन वेव का दोबारा सेम मीडियम में आ जाना, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, कि जब वो टकराती है किसी दूसरे मीडियम के सरफेस से, उस टाइम वो टकरा के अगले मीडियम में एंटर नहीं होती, वापस बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में। ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं, या ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसके बाद हमारे पास इसमें दो डेफिनेशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। जिस टाइम कोई एंगल अप्रोच करता है, जब भी कोई वेव अप्रोच करती है बैरियर के पास, और उस टाइम जो एंगल बनता है ना, हम कहते हैं कि इस टाइम जो एंगल बना है इस कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल एट विच द वेव अप्रोच द बैरियर, जब वो एंगल, जब कोई भी वेव अप्रोच करती है बैरियर को, जो उस टाइम एंगल बनता है हम उसको कहते हैं इस कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल एट विच दे रिफ्लेक्ट, और जब ये रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट का मतलब जब ये दूसरे बैरियर के साथ टकरा के वापस बाउंस बैक होती है, और उस टाइम जो एंगल बनता है वो हम कहते हैं कि ये इस टाइम एंगल बना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज हम कॉन्सेप्ट पा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। उसके बाद हम कहते हैं कि जब हमारे पास आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो उस टाइम हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है वो हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तीन डेफिनेशन है, आपसे पेपर में अलग अलग भी पूछी जा सकती है और इकट्ठी भी पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फिनोमिना आ जाता है रिपल टैंक का। हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में उन्होंने रिपल टैंक के बारे में बताया कि रिपल टैंक क्या है। रिपल टैंक की उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। वो कहते हैं कि आपने एक शैलो वाटर सरफेस लेना है। मीन शैलो से मतलब होता है कि कम गहरा, कम गहरी, जहाँ पे कम गहरा पानी आ सके। एक छोटा सा डब्बा लेना है, उस पर आपने लैंप लगा देना है, मोटर लगा देना है, बार वाइब्रेटर लगा देना है। आपने मोटर लगा के मीटर और स्क्रीन वगैरह लगा के आपने क्या करना है, मोटर के ज़रिए आपने उसमें पानी लेना है शैलो वाटर में। तो आपने वहाँ पे जब पानी लेना है, आपने पानी में जो वेव्स है ना, वेव्स को प्रोड्यूस करना है। आपने वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे आपने जो वहाँ पे बैरियर लगाया होगा, यहाँ पे जो आपके पास जो सरफेस होगा, जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वेव चलती 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 जब बाउंस बैक करेंगी मीडियम के साथ, बैरियर के साथ टकराएंगी, टकरा के आप देखेंगे कि वेव वापस सेम मीडियम में ही आ जाएंगी। तो इस फिनोमिना को हम सिंपल कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है। ये हमने रिपल टैंक में पढ़ना है। सिंपल यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन उस टाइम होती है व्हेन वेव स्ट्राइक अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, कि जब भी कोई वेव टकराती है अगले मीडियम के सरफेस से और सेम मीडियम में आ जाती है। वो कहता है दिस बिहेवियर कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व यूजिंग अ रिपल टैंक। वो कहता है ये बिहेवियर जो है ना, रिपल टैंक के जरिए हम ईजिली देख सकते हैं। और इसी में हम देखते हैं कि जो हम वेव्स को देख सकते हैं ना, वो ये जो लैंप और स्क्रीन लगी हुई है ना रिपल टैंक के डायग्राम में, फिगर नंबर 12.10 में, तो हम इसके ज़रिए वेव्स को देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है? रिफ्रैक्शन में हमारे पास हम कहते हैं व्हेन अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। वो कहता है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो क्या करती है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। वेव जब अपनी डायरेक्शन, स्पीड, वेवलेंथ को चेंज करती है तो उस टाइम जो फिनोमिना और जो उस टाइम प्रोसेस हो रहा था उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अगर आप फिगर 12 में देखेंगे तो एक वेव आ रही है डीप वाटर से, जब वो शैलो वाटर में आई तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं कि
हमारे पास जो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन उस टाइम अकार होती है जब वेव पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और चेंज करती है अपनी डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन स्पीड, क्योंकि उसकी जो स्पीड में आता है ना वो चेंज आ जाता है। इधर जो किताब में डेफिनेशन लिखी है उसमें उन्होंने बताया हुआ है व्हेन अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर एट एन एंगल, कि किसी भी एंगल पे जो क्या होता है उसकी वेवलेंथ और स्पीड में चेंज आ जाता है, कॉजेज द वेव टू चेंज डायरेक्शन। क्या करते हैं इस कोज से, जब स्पीड में चेंज आता है तो वो क्या होता है इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जो तीसरा पॉइंट शुरू हो रहा है वो है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन क्या है? डायफ्रैक्शन इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव, मीन वेव का मुड़ना और वेव का फैलना जब वो पास करती है किसी भी नैरो स्लिट से। नैरो का मतलब होता है बहुत छोटा सुराख, स्लिट का मतलब होता है कोई सुराख, और मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कि रुकावट पैदा करना, कहीं किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, मीन वेव को ब्लॉक कर देना। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें जो हमें किताब में दी गई है, वो कहता है द स्प्रेडिंग ऑफ वेव, कि वेव का फैलना जब वो किसी छोटे सुराख से गुजरती है, जब वो किसी छोटे सुराख से गुजरती है और वेव का ब्लॉक हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डायफ्रैक्शन। अब देखें इसके बाद हमारे पास ना डायफ्रैक्शन की एग्जांपल है। वो कहता है कि अगर हम एक कमरे में बोल रहे हैं तो अगर 7 कमरे में कोई शख्स है तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से साउंड वेव जो प्रोड्यूस होती हैं तो वो जब दीवारों से जाकर टकराती हैं, कोनों से टकराती हैं, तो वो स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, जिस फैलने की वजह से 7 वाले कमरे वाला शख्स हमारी आवाज़ आसानी से क्लियरली सुन सकता है। उसके बाद ये इन्होंने ये 3 पॉइंट दिए हैं। 3 पॉइंटों में वो क्या बता रहे हैं कि जब डायाफ्रैक्शन, जब स्लिट छोटा होता है तो डायाफ्रैक्शन जो होती है वो कम होती है, जब स्लिट बड़ा होता है तो डायाफ्रैक्शन ज़्यादा होती है, और जब स्लिट ये जो 3 पॉइंट है ना वो 3 पॉइंटों में यही बता रहा है कि जब स्लिट छोटी होगी तो डायाफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, जब स्लिट बड़ी होगी तो डायाफ्रैक्शन कम होगी, और जब स्लिट दरमियानी होगी तो उस टाइम भी डायाफ्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कम स्लिट पे होती है। 3 पॉइंट उन्होंने बताया हुए हैं। वो कहता है व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज़ वाइडर देन द वेवलेंथ दे पास मोस्टली स्ट्रेट थ्रो विद ओनली स्लाइड बेंडिंग एट द एज। कहता है वो बिल्कुल स्लाइड सा, बहुत कम सा बेंड होते हैं एज के पास से। और वो कहता है कि जब स्लिट नियरली इक्वल टू वेवलेंथ के इक्वल होती है तो ये जो स्प्रेड आउट होती है ना, ये जो फैलती है, मोर अपेयर ऑलमोस्ट सर्कुलर, मीन वो एक सर्कुलर गोल रिंग टाइप बनाती है जब जो वेवलेंथ होती है, जब स्लिट का साइज वेवलेंथ के बराबर होता है। तीसरे में वो बताता है कि जब स्लिट का साइज स्मॉलर होता है वेवलेंथ से तो जो वेव शो करती है ना वो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन करती है। मैक्सिमम डायफ्रैक्शन से मुराद वो ज़्यादा फैली हुई, ज़्यादा मुड़ी हुई हमें शो करती है। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।